सुबह का वक्त था। जैसलमेर की धूप जमीन पर गिरते ही जैसे सारा शहर पिघलने लगा था। लेकिन मेरू हर्बल के लग्जरी ऑफिस में एसी की ठंडी हवा के बीच मंजू के चेहरे पर सुकून था। वो सुकून जो किसी के बर्बाद होने के बाद ही आता है। सामने लगी बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। हर चैनल पर बस एक ही नाम था, सिद्धा फार्मा। तभी न्यूज एंकर की तीखी आवाज चैम्बर में गूंजी। सिद्धा फार्मा की मेडिसिन में केमिकल कंटेमिनेशन पाए जाने की वजह से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सोर्सेस के मुताबिक कंपनी पर अब तक गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठाई जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी के शेयर्स में आज करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। मंजू ने रिमोट उठाकर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। वो पीछे झुककर अपनी लेदर चेयर पर कंफर्टेबली बैठी और वाइन ग्लास हाथ में ले लिया। वाह, आखिर मैंने उस गौतम से बदला ले ही लिया। उसने एक सिप लिया और ठंडी हंसी छोड़ी। कमरे में उसका ईको गूंजा, ठंडा, एरोगेंट और इविल। सिद्धा फार्मा का सो कॉल्ड ऑनेस्ट बॉस अब खुद हेडलाइन बन गया है, पॉइजन किंग ऑफ राजस्थान। वो खिलखिलाई, फिर अचानक उसकी हंसी और तेज हो गई, जैसे उसकी रगों में किसी जीत का नशा दौड़ रहा हो। तभी उसके चैम्बर का डोर धीरे से खुला। उसने देखा डोरवे में गौतम खड़ा था। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, हाथ में कुछ भी नहीं, बिल्कुल निहत्था था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक काम एक्सप्रेशन। मंजू के होठों पर फिर से वो इविल स्माइल लौट आई। उसने वाइन ग्लास टेबल पर रखा और बोली, देखा गौतम, मुझसे और मेरी कंपनी से पंगा लेने का रिजल्ट। आखिर सिद्धा फार्मा की ब्रांड इमेज को मैंने कुछ सेकंड्स में धूल बना दिया ना। गौतम चुप खड़ा रहा। उसकी नजरें बस मंजू पर टिकी थी, स्टडी, बिना किसी इमोशन के। और हाँ, तुम्हें सस्पेंस में रखने का कोई फायदा नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ गौतम, मैंने ही कराया है ये सब। हर रॉ मटेरियल में मैंने ही वो केमिकल मिलवाया था जिससे तुम्हारी मेडिसिन टॉक्सिक निकली। उसके चेहरे पर अब सेटिस्फैक्शन था, जैसे किसी ने गेम का फाइनल मूव जीत लिया हो। तुम्हें लगता था तुम सेफ हो, तुम्हारी लैब रिपोर्ट्स तुम्हें बचा लेंगी। प्लीज गौतम, दुनिया आइडियल नहीं है। बिजनेस में सिर्फ एक रूल चलता है, किल और गेट किल्ड। गौतम ने धीरे से सांस ली, फिर बहुत शांति से कहा, क्या आपने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया? मंजू हंसी, एक ठंडी तेज हंसी। अभी तो मैंने शुरू किया है। मुझे पता था तुम आओगे, इसीलिए मैं रेडी थी। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा अपनी सो कॉल्ड ऑनेस्टी का लेक्चर देने आते हैं। वो अपनी चेयर से उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसकी हील्स की आवाज मार्बल पर मेटालिक इको दे रही थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हार्म कर सकते हो, तो एक बार ऊपर देख लो। गौतम ने ऊपर नजर उठाई। कॉर्नर में एक सीसीटीवी कैमरा चमक रहा था। इस कैमरा की लाइव फुटेज मेरे ऑफिस की बड़ी स्क्रीन पर चल रही है। पूरा स्टाफ देख रहा है कि तुम यहाँ मेरे चैम्बर में क्या कर रहे हो। गौतम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत काम टोन में कहा, मंजू जी प्लीज ये कैमरा बंद कर दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मंजू की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर इरिटेशन झलकने लगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? रियली? मुझे लगा तुम सिविलाइज्ड इंसान हो। वेल, सरप्राइज, तुम भी बाकी सब जैसे निकले। गौतम ने कुछ नहीं कहा, बस वही काम लुक बनाए रखा। कैमरा बंद नहीं होगा। मुझे मजा आ रहा है। पूरा ऑफिस देख रहा है तुम्हें, और मैं चाहती हूँ सबको पता चले गौतम राठौर कितना हेल्पलेस दिखता है जब गेम उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो डेस्क के पास गई, रिमोट उठाया और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखो, लाइव फीड चल रही है। तुम्हारा फेस पूरे स्टाफ ने पहचान लिया होगा। सब देख रहे हैं कि कैसे एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो विलन बन गया। उसने फिर से हंसी छोड़ी, इस बार और भी जोर से। अब तुम बोल नहीं पा रहे। तुम जैसे लोग ना बहुत बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। एथिक्स, ट्रस्ट, प्योरिटी, ये सब तुम्हारे फेवरेट वर्ड्स है ना? क्या हुआ, अब वो वर्ड्स कहाँ गए? गौतम ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें उतनी ही स्टडी रहीं। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी, मगर उसमें कोई मजाक नहीं, कोई डर नहीं, बस साइलेंस। क्या हुआ गौतम, कुछ कह क्यों नहीं रहे? शौक लग गया क्या, या फिर सच हजम नहीं हो रहा?
वो क्लोज आई, लगभग उसके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक एक इंसल्ट का गुस्सा उतर रहा था और आंखों में एरोगेंस का नशा साफ झलक रहा था। मुझे पता है, तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे या मुझे जेल भेज दोगे, बट गेस व्हाट, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और जब तक तुम प्रूफ ढूंढोगे तब तक मैं तुम्हारी कंपनी की आखिरी ईंट भी गिरा दूंगी। गौतम फिर भी शांत खड़ा रहा, एकदम स्थिर। उसकी सांसें स्टडी थी, जैसे वो इंसल्ट नहीं, किसी मेलोडी को सुन रहा हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? महान भगवान? तुम बस एक बिजनेसमैन हो गौतम, और वो भी हारने वाला। तुम्हारे जैसे लोग सच के नाम पे इमोशनल फूल बनते हैं और फिर दुनिया उन्हें कुचल देती है। मंजू के चेहरे पर अब एक क्रूर चमक थी। अब देखो, तुम्हें सबके सामने कितना ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे एम्प्लॉई, तुम्हारे इन्वेस्टर्स सब देख रहे होंगे न्यूज चैनल्स पर तुम्हारा नाम। तुम्हारी इज्जत अब एक मीम बन चुकी है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखें गौतम की आंखों में झांक रही थी। बस यही डिफरेंस है तुम में और मुझ में। मैं कुछ भी कर सकती हूँ जीतने के लिए, और तुम सिर्फ लेक्चर देते रह जाते हो। तुम्हारे अंदर वो फायर ही नहीं है जो जीत दिला सके। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बस एसी की स्टडी हमिंग सुनाई दे रही थी। गौतम ने धीरे से आंखें उठाई। उसकी नजरें अब भी शांत थीं। कोई एंगर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस एक अजीब सी गहराई, जैसे वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो। हर इंसल्ट, हर शब्द, बिना बोले, बिना टूटे। मंजू ने वाइन ग्लास उठाया, एक सिप लिया और बोली, सो गौतम, अब बोलो, क्या करोगे तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? मीडिया के सामने रोगे या बस छुप जाओगे अपने सिद्धा फार्मा के खंडहर में? गौतम ने हल्की सांस ली मगर कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा, काम, कंपोज्ड, जैसे किसी पहाड़ के सामने हवा चिल्ला रही हो और पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा हो। क्या हुआ गौतम? तुम्हारी जुबान पे ताले लग गए? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई पावरफुल लाइन होगी, कोई फिल्मी डायलॉग, बट गेस व्हाट, तुमसे ज्यादा साइलेंट लूजर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसके शब्द हवा में तैर गए, तेज, जहरीले और एरोगेंस से भरे। गौतम अब भी वहीं था, वही कामनेस, वही स्टिलनेस के साथ। उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो। कमरे में कुछ पल पहले तक मंजू की हंसी गूंज रही थी, वो हंसी जो किसी की तबाही पर आने वाले सुकून से निकलती है। मगर अब वही हंसी धीरे धीरे फेड होने लगी जब गौतम ने एक गहरी सांस ली। गौतम की आंखों में हल्की चमक थी, जैसे कोई बहुत पुराना किस्सा उसकी यादों के पर्दे पर वापस लौट आया हो। वो धीरे से सिर उठाकर पूरे चैम्बर को देखने लगा। वॉल्स, टेबल, स्क्रीन, इवन वो सेम लेदर चेयर जहां कभी चौटाला बैठा करता था। इधर उधर क्या देख रहे हो गौतम? कोई ट्रेजर मैप छुपा है क्या यहाँ? गौतम ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो शांत भी थी और तीखी भी। सुना था हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। क्या मतलब? गौतम आगे बढ़ा, धीरे धीरे चेयर पर बैठ गया। उसके मूवमेंट्स में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी कॉन्फिडेंस की लय थी। उस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने भी मुझे इसी चैम्बर में झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसे खुद ही मेरे सामने झुकना पड़ा था, और आज वही गलती तुम भी दोहरा रही हो। ये सुनते ही मंजू का चेहरा कस गया। उसके होठों की स्माइल गायब हो गई और अब आंखों में इरिटेशन साफ झलकने लगा। मैं मेरे उस निकम्मे हस्बैंड की तरह नहीं हूँ गौतम। वो बुज़दिल था, लेकिन मैं झुकने पर नहीं, इस दुनिया को अपने सामने झुकाने का दम रखती हूँ। तो फिर तुम क्या चीज हो? गौतम ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा और फिर वही काम स्माइल दी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है मंजू जी। हवा, मौसम और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। वक्त तो तुम्हारा और तुम्हारी उस सिद्धा फार्मा का खराब चल रहा है गौतम। आज हर न्यूज चैनल पर तुम्हारी थू थू हो रही है और मार्केट में तुम्हारे शेयर्स 15% तक गिर चुके हैं। उसने मॉकिंग टोन में कहा और फिर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोली, और तुम मेरे सामने मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो? वैसे ठीक भी है, जो खुद की लाइफ में सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, जिनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है, अक्सर वही लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दुनिया को ज्ञान बांटते रहते हैं। वरना तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को मोटिवेशन की बातें करते हुए सुना
जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मंजू हंसी, एक खतरनाक कॉन्फिडेंस हंसी। लेकिन गौतम की हल्की सी हंसी चैम्बर की ठंडी हवा में घुल गई। वो धीरे से बोली, इन दैट केस मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत तो आपको पड़ने वाली है मंजू जी। मंजू की हंसी अचानक रुक गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, आप मुझे सिर्फ हेडलाइंस बताकर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ब्रेकिंग न्यूज तो आपने अभी देखी ही नहीं। गौतम के लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल थी। वो पीछे मुड़ा और चैम्बर की दीवार पर लगे टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। मंजू ने पहले तो उसे अनदेखा किया, फिर उसके गेज को फॉलो करते हुए खुद भी उस टीवी की तरफ देखा। उस वक्त न्यूज चैनल पर अभी भी सिद्धा फार्मा की न्यूज चल रही थी। नीचे टिकर में लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज कमिंग अप। मंजू ने सार्केस्टिकली कहा, अब क्या दिखाओगे गौतम? कोई मोटिवेशनल कोट? गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस स्क्रीन पर टिकी थीं। तभी अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई और एक नई ब्रेकिंग हेडलाइन चमकी, चौटाला का काला सच। एक सेकंड के लिए मंजू का दिल धक से रुक गया। उसने झटके से टीवी की तरफ देखा। तभी उसी एंकर की तीखी आवाज दोबारा से सुनाई दी, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेरू हर्बल के एक्स डायरेक्टर मिस्टर चौटाला से जुड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो, जो एक अनजान सोर्स ने हमें भेजा है। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में ब्लरी विजुअल्स थे, लेकिन इतना साफ था कि उसमें वही था, चौटाला। कमरे का सेटअप, उसकी आवाज और वो रिकॉग्नाइजेबल गोल्ड ब्रेसलेट सब कंफर्म कर रहे थे कि वो चौटाला ही था। और उसके साथ वही औरत थी जिसे मंजू ने अपने फोन पर डिलीवर हुए वीडियो में देखा था। मंजू का वाइन ग्लास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और सारी वाइन मार्बल फ्लोर पर फैल गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी सांसें मानो थमसी गईं। न्यूज एंकर ने आगे कहा, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर चौटाला अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए इलीगल चीजों में शामिल थे। गवर्नमेंट ने अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वीडियो के वायरल होने से कुछ ही मिनट्स में मेरू हर्बल के शेयर्स में 25% की गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट हर घंटे के साथ और बढ़ रही है। मंजू ने टीवी की तरफ डिसबिलीफ में देखा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में शौक साफ दिख रहा था। ये कैसे हुआ? किसने किया? उसके शब्द अधूरे रह गए। उसकी निगाहें धीरे धीरे गौतम की ओर मुड़ी। वो अब भी उसी काम एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। स्क्रीन पर न्यूज रिपोर्टर्स अब मेरू हर्बल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे। बाहर के न्यूज स्टिकर्स में लिखा था, पब्लिक डिमांड, बैन ऑन मेरू हर्बल प्रोडक्ट्स। चैम्बर के बाहर लोग विस्पर कर रहे थे। स्टाफ के फेसेस टीवी की ब्राइटनेस में उभर आए थे, कुछ शॉक्ड, कुछ अम्यूज्ड। अंदर मंजू जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसकी उंगलियां अब भी टेबल एज को कसकर पकड़े थी। उसके अंदर का एरोगेंस जैसे किसी ने वैक्यूम में खींच लिया हो। गौतम ने बस उसकी तरफ देखा, वही शांत निगाहें जिनमें न गुस्सा था न रिवेंज, बस एक शांत इशारा, जैसे वक्त खुद अपना जवाब दे रहा हो। मंजू के सामने प्लाज्मा स्क्रीन पर चौटाला की इमेज फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा था, एंड ऑफ मेरू हर्बल। कमरे में एक डेड साइलेंस छा गया। मंजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। वो एक सेकंड के लिए गौतम की ओर देखती रही और उस नजर में डर, गुस्सा और डिसबिलीफ तीनों मिले हुए थे। तभी गौतम धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसने बिना कुछ कहे स्क्रीन की तरफ एक बार फिर देखा और फिर अपनी नजरें मंजू पर टिका दी। वो मोमेंट ऐसा था मानो जैसे सब कुछ पॉज हो गया हो। मंजू के कानों में अब सिर्फ न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही थी। मेरू हर्बल की क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल उठ रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि अब इसके शेयर्स 33% तक गिर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज शाम स्टॉक मार्केट बंद होने तक मेरू हर्बल का दिवाला निकल जाएगा। मंजू की आंखें टीवी पर टिकी रह गईं। उसके अंदर का पूरा एरोगेंस जैसे धुएं की तरह उड़ गया और वहीं खड़ा गौतम अब भी काम, कंपोज्ड और अनशेकन लग रहा था, मानो वो पहले से जानता था कि ये पल आने वाला है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जो जीत की नहीं, बस सच्चाई के सामने आने की थी। कुछ देर के साइलेंस के बाद वो मोमेंट आया जब गौतम ने मंजू से आंखें मिलाई और मंजू ने कुछ बोलने की हिम्मत की। मंजू की जुबान से गुस्से और घबराहट का मिक्सचर फूट पड़ा। तो ये वीडियो तुमने मुझे भेजा था ना? उसकी आवाज कांप रही थी। गुस्सा और डर दोनों एक साथ थे। वो हर शब्द में अपनी हिचक के साथ एक्यूजिंग टोन दिखा रही थी, जैसे किसी सीधी चोट की तरह। गौतम कुछ नहीं बोला।
उसने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी जो काम थी, ऑलमोस्ट इनडिफरेंट, पर उसमें कोई हल्का सार्केज्म भी था। वो स्माइल किसी पुरानी याद की तरह थी, जैसे उसने वो सब पहले से ही पढ़ रखा हो। मंजू उसके चेहरे पर वो स्माइल देखकर जोर से चिल्लाई। उसकी नजरें आग उगल रही थी। वो उसे गाली देने लगी, अभी उसे वर्ड्स की एक लड़ी निकालने लगी, लेकिन उसका गला कुछ ही शब्दों में रुक गया, क्योंकि उसी वक्त उसका फोन तेजी से बज उठा। फोन की स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, पापा। वो नाम जिससे वो हमेशा डरती आई थी, वही जिसने उसकी लाइफ में सब कुछ दिया था, नेम, फेम, मनी और अपना ट्रस्ट भी, जो शायद आज टूट चुका था। वो देखकर मंजू के पसीने छूट गए और वो ऊपर से नीचे तक कांप उठी। आखिर वो एक कॉल मंजू की लाइफ पर क्या असर डालने वाला था? क्या मंजू की मेरू हर्बल दिवालिया होने वाली थी? क्या मंजू का सिर गौतम के सामने झुकने वाला था? उस कॉल के आते ही मंजू का चेहरा कुछ पल में सफेद हो गया। उसका गुस्सा एक झटके में डर में बदल गया। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और घबराते हुए कहा, हेलो पापा। फोन के दूसरी तरफ से कोई गरजती हुई आवाज आई, तीखी, फैसले वाली और गुस्से से भरी। वो आवाज थी उस आदमी की जिसने मेरू हर्बल की मिट्टी में सालों की मेहनत से अपनी लेगेसी बनाई थी। मंजू के फादर, वही जिनके नाम पर कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनी थी। ये सब क्या हो रहा है मंजू? तेरा पति, उसने हम सबको कहां पहुंचा दिया? तेरे और तेरे उस पति की वजह से इस फैमिली की लेगेसी मिट्टी में मिल गई है। इतने सालों की इज्जत, रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट्स सब धूल में बदल गए हैं। इससे अच्छा होता तू जिंदगी भर कमारी रहती। कम से कम आज ऐसा दिन तो ना देखना पड़ता। उसके शब्दों में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि बेरहमी भी थी, जैसे कोई बरसों का हिसाब चुकता कर रहा हो। मंजू झट से कुछ समझाने लगी। उसकी बोली में बहाने और कहीं नजर बचाने की कोशिश झलक रही थी। पापा पर सुनिए, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं कोई एक्सक्यूज मत दो मंजू, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने वो वीडियो देखा है और वो न्यूज भी जो मार्केट में फैल गई है। मेरू हर्बल के शेयर्स गिर रहे हैं, पार्टनर्स कॉल कर रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी आवाज हार्श थी, कोई नरमी नहीं थी। मंजू की जुबान उस रोशनी में कहीं रुक कर रह गई। वो खुद के लिए कोई सूटेबल वर्ड ढूंढ नहीं पाई। तुम्हारे हस्बैंड ने हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। वो जिस पोजीशन पर बैठा था, उसने हमारी सारी डील्स को घोटाला बना दिया और अब उसकी हरकतों की वजह से हमारा नाम गिर गया है। मेरी बनाई हुई कंपनी की सालों की मेहनत आज मिट्टी में मिल रही है और इसकी वजह सिर्फ तुम और वो चौटाला है। वो एक के बाद एक शब्द बोल रहे थे, जैसे कोई तलवारें चला रहा हो। उसकी आवाज में शर्म का वजन था और तभी उसने कहा, मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे रिलेटिव्स मैसेज कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कॉल कर रहे हैं और मुझसे हर कोई पूछ रहा है कि अब क्या होगा। मैं शर्मिंदा हूं मंजू, हमारी इतनी बड़ी फैमिली और ये सब। अब मैं तुम्हें घर में नहीं रख सकता। आज से तुम दोनों का मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसने कहा और कॉल कट गया, जैसे किसी ने कर्टन फोर्सफुली गिरा दिया हो। फोन सेकंड्स में शांत हो गया, पर उसकी गूंज मंजू के कानों से नहीं उतर रही थी। स्क्रीन पर न्यूज अब और भी तेज दौड़ रही थी और मेरू हर्बल के शेयर्स अब 40% तक गिर चुके थे। तभी मंजू के फोन पर उसके रिलेटिव्स के मैसेजेस की नोटिफिकेशंस आईं, जो उसे सोशल मीडिया ग्रुप्स में क्रिटिसाइज कर रहे थे। हर मैसेज में जैसे नया सा जहर था। मंजू के हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसने जल्दी से मैसेजेस देखे, वन बाय वन। हर एक पर कुछ न कुछ लिखा था। रिश्तेदारों की नाराजगी, बिजनेस एसोसिएट्स की राय और कुछ शेयर्स होल्डर्स का गुस्सा। चैम्बर के बाहर ऑफिस में मौजूद ढेर सारे लोग बाहर से स्क्रीन पर घूर रहे थे। रिसेप्शन से लेकर कॉरिडोर्स तक में लोग विस्पर कर रहे थे। सबकी आंखें उसी प्लाज्मा स्क्रीन पर जमी थी और मंजू का चेहरा धीरे धीरे एक पब्लिक शेम में बदल रहा था। अचानक उसके फोन की वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगी। स्क्रीन पर मेरू हर्बल की पार्टनर कंपनीज के लीगल नोटिसेस के नाम ब्लिंक कर रहे थे। उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो उसने बड़ी चालाकी से खड़ा किया था, अब उसके सामने उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सब कुछ जल्दी में घट रहा था और अब मंजू के पास कोई प्लान नहीं बचा था। उसकी सांसें तेज थी। उसने आंखें बंद कर ली और फिर अचानक टूट कर रोने लगी। एक ग्रोन विमेन जिसने कई साल कॉर्पोरेट सोफिस्टिकेशन दिखाई, अब एकदम वल्नरेबल हो गई थी। पर उसकी वल्नरेबिलिटी सिर्फ प्राइवेट नहीं थी, वो पब्लिक स्टेज पर खुल रही थी। वो झुकी और गौतम के पैरों पर गिर गई।
स्क्रीन पर उसे ऐसा करते देख ऑफिस हॉल में एक सन्नाटा छा गया। लोग चौंक गए। कुछ के चेहरे पर शौक, कुछ के चेहरे पर चिढ़ और कुछ पर क्यूरियोसिटी। मंजू जमीन पर गिरते हुए रोने लगी और उसके हाथों ने सीधे गौतम के पांव पकड़ लिए। प्लीज गौतम, मुझे बचा लो, मेरी कंपनी को बचा लो। मैं सब करूंगी जो भी तुम बोलोगे, बस मेरू हर्बल को मत खोने दो। पूरे ऑफिस में जैसे किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। हर इंसान उस सीन का विटनेस था। कुछ लोग मुंह छिपाने लगे, कुछ ने आंखों में आंसू लिए देखा और कुछ अपनी कुर्सियों पर झुककर बैठ गए। जो पहले घमंड भरी हंसी हंस रही थी, वही अब किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। हाथों से अपने सिर को पकड़कर गौतम से भीख मांग रही थी। गौतम एक पल के लिए चौंका, फिर धीरे से उठकर विंडो की तरफ बढ़ा। उसकी चाल काम थी, पर उस कदम में अथॉरिटी थी। उसने पलटकर मंजू की ओर देखा और उसी शांति के साथ कहा, मंजू जी, मैंने आपसे कहा था कि ये कैमरा आपके लिए ठीक नहीं है। अब सिर्फ मैं ही हूं जो आपकी कंपनी को बचा सकता हूं, पर उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। वो शब्द जैसे कोई ठंडा समझौता कर रहे थे, मैटर ऑफ फैक्ट टोन में, पर हर शब्द में एक शर्त थी। गौतम की आंखों में एक शांति थी, पर साथ ही एक वार्निंग भी। मंजू डर और उम्मीद के बीच थर थर कांप रही थी। उसने नजदीक से देखा कि गौतम के शब्दों में अब भी वही कामनेस थी, पर साथ ही उसके हर एक वर्ड में किसी तरह का नेगोशिएशन था। जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हें अगर बचना है तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा? मैं कुछ भी करूंगी। पापा ने कहा है, मैंने सब बिगाड़ दिया, पर मैं जरूर करूंगी जो तुम कहोगे, बस बताओ। उसकी आवाज में अब विनती भर आई थी। किसी भी कीमत पर वो मेरू हर्बल को बचाना चाहती थी, अपनी फैमिली की इज्जत बचाना चाहती थी। उसके पास अभी ऑप्शन बहुत कम थे और समय भी ज्यादा नहीं बचा था। बाहर मौजूद क्राउड ने सन्नाटा साध लिया। सब देख रहे थे कि जो अब तक पावर में रहती थी, वो अब किसी की दया के सामने जमी हुई है। गौतम एक कदम आगे बढ़ा। उसने थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहा, मेरी दो शर्तें हैं मंजू जी। पहली ये कि आपको पब्लिकली एक्सेप्ट करना होगा कि आपने जो रॉ मटेरियल्स सिद्धा फार्मा को सप्लाई किए थे, उसमें आपने जानबूझकर जहर मिलाया था। मंजू के चेहरे पर कंफ्यूजन और डर मिला जुला दिखा। उसके होंठ खिसक रहे थे और आंखों में एक नई तरह की समझ उभर रही थी। शायद वो समझने लगी थी कि आखिरकार क्या मांगा जा रहा है और क्यों। क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने से मुझे जेल जाना पड़ेगा। गौतम ने थोड़ा सा सिर हिलाया और उसकी आवाज बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट जैसी थी। सोच लीजिए मंजू जी, ये आखिरी रास्ता है, वरना आपकी कंपनी की सारी लीगल लाइबिलिटीज और पब्लिक ट्रस्ट अभी और बुरी तरह डैमेज होंगे। मेरी बात मानने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आगे जो होगा उसमें आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। मंजू की आंखों में अब रोशनी कम और डर ज्यादा था। दीवार पर लगी प्लाज्मा स्क्रीन पर शेयर्स गिरने की खबर अब तेज थी। मंजू जमीन पर बैठी हुई थी। वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं करूंगी जो तुम कह रहे हो। बस मेरू हर्बल को बचा लो, मेरी फैमिली का नाम बचा लो। बाहर खड़े लोगों में शोर मच गया। कुछ एम्प्लॉइज ने सिर पकड़ा, कुछ ने उसे डिसबिलीफ से भरी नजरों से देखा। गौतम का चेहरा अब भी किसी तरह की सॉफ्टनेस नहीं दिखा रहा था। उसमें सिर्फ एक कैलकुलेशन चल रही थी। ग्रेट, तो फिर आप इन पेपर्स पर साइन कीजिए। इसमें सब लिखा है कि आपके रॉ मटेरियल्स कंटेमिनेटेड थे, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने कोई चीटिंग की तो मैं फिर किसी भी मर्सी के बारे में नहीं सोचूंगा। ये पब्लिकली और लीगली सेटल होगा। गौतम ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और मंजू के सामने रख दिया। मंजू ने आंखें बंद कर ली। फिर जैसे किसी ने उसके अंदर की आखिरी उम्मीद को जगाया हो, उसने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उस पेपर पर अपने साइन किए। तभी गौतम ने आगे कहा, मंजू जी, अब बारी है मेरी दूसरी शर्त की। मेरू हर्बल के जितने भी शेयर्स में आपका पर्सनल होल्ड है, उन सबको सरेंडर कर दीजिए। ये शब्द हवा में जैसे गिर गए। मंजू की सांस थम सी गई। उसका शर्माया सा चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये बिजनेस मेरी फैमिली का है, ये हमारी लेगेसी है। तुम मुझसे मांग नहीं सकते कि मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा सरेंडर कर दूं। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने जमीन से उठकर गौतम की आंखों में ताकत से देखा, पर वहां कोई मर्सी नहीं थी, सिर्फ फाइनल ऑर्डर था। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मंजू जी। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये कंपनी बच जाएगी, लीगल लाइबिलिटीज हैंडल किए जा सकेंगे, पार्टनर्स वापस आएंगे और पब्लिक ट्रस्ट पार्शली रिकवर हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मंजू ने दांत पीसते हुए कहा,
और अगर मैं ना करूं तो? अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं वो शेयर्स खरीद कर ले लूंगा। मैं मार्केट में क्वाइटली खरीदारी करूंगा और मेरू हर्बल का कंट्रोलिंग स्टेक ले लूंगा। फिर आप डैट में दब जाएंगी, लीगल एक्शंस चलेंगे और पब्लिकली स्क्रूटनी और भी तेज होगी। उसकी आवाज पूरी तरह मैटर ऑफ फैक्ट थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई छल नहीं, जैसे कोई बिजनेसमैन डील फाइनलाइज कर रहा हो। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम मेरे कॉर्पोरेट एनिमी बन सकते हो, पर मेरे पास कनेक्शंस भी हैं। मेरी फैमिली, मेरे फादर, हम लड़ेंगे। ये चॉइस आपकी है मंजू जी। वहां कुछ सेकंड का साइलेंस छा गया। मंजू की सांसें गहरी और तेज हो रही थी। आखिर में वो गुस्से से बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुमसे जो बन सके कर लो। ठीक है मंजू जी, अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए। इतना कहते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करते हुए बोला, गेम ऑन। जैसे ही उसने वो कहा, उसके कुछ ही मिनट्स बाद न्यूज चैनल्स पर एक और ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, मेरू हर्बल शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड, न्यू ओनर अनाउंस्ड। मंजू की सांस अटक गई। उसने टीवी की तरफ देखा और वहां एंकर की आवाज गूंजी, हमारे पास अभी एक बड़ी खबर है। मार्केट सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि मेरू हर्बल के कंट्रोलिंग शेयर्स अचानक किसी अननोन इन्वेस्टर ने बाय कर लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के हिसाब से इन्हें खरीदने के बाद मेरू हर्बल के शेयर्स प्राइसेस में रिमार्केबल रिकवरी दिखाई दे रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बायर कौन है, पर मार्केट में इमीडिएट स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। चैम्बर में वक्त जैसे थम गया। मंजू के होंठ सूख गए। उसकी आंखें टीवी की चमक पर जमी और स्क्रीन पर शेयर ग्राफ अचानक रेड से ग्रीन की तरफ पलट गए। ये कैसे हो सकता है? किसने खरीदे मेरी कंपनी के शेयर्स? उसका दम घुट सा गया। उसने अपना फोन निकाला, पहले मैसेजेस देखे, फिर कॉल्स, पर सब कुछ कंफ्यूजिंग था। कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। मंजू के हाथ से फोन छूट गया। उस सदमे में रह गई। जो हाल कुछ ही पलों पहले उसकी पूरी जिंदगी को मिटा देने जैसा लग रहा था, अब वही मार्केट डेटा अचानक बदल रहा था। फिर एक एक करके शेयर होल्डर्स के कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। चैम्बर में फोन की कंटिन्यूअस रिंगिंग किसी तलवार जैसी गूंज रही थी। मंजू का फेस गुलाबी से पीला होता गया। हर उम्मीद उसकी उम्मीदों को और तोड़ती गई। गौतम शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें खाली नहीं थी, पर वो नहीं बता रहा था कि उसने क्या किया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज फॉर्म लग रही थी और वो पहले से भी ज्यादा शांत पर तेज दिख रहा था। अब आपको पूरी लाइफ भुगतान करना पड़ेगा मंजू जी। मैंने आपको मौका दिया था, पर आपने रिफ्यूज कर दिया। उसके शब्द नरम लेकिन फैटल थे। चैम्बर में हवा भारी थी, जैसे कोई जजमेंट पास हो चुका हो। मंजू की आंखों में अब न सिर्फ डर बल्कि कंफ्यूजन का एहसास झलक रहा था कि कहीं उसने गलत इंसान से पंगा तो नहीं ले लिया था। अचानक चैम्बर के बाहर से भारी आवाजें आने लगी। एम्प्लॉइज विस्पर करते हुए धीरे धीरे चैम्बर के डोर के पास खड़े होने लगे। रिसेप्शन एरिया, कॉरिडोर्स में खड़े लोगों की आंखों में शॉक था। कुछ के चेहरे पर क्यूरियोसिटी, कुछ मोबाइल कैमरा ऑन करके मंजू के रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। मंजू अब पूरी तरह हिलकर बैठ गई। उसके सारे तीर अब निशाने पर उलट गए थे। वो उठकर फिर से गौतम की ओर बढ़ी। ये शेयर्स किसने खरीदे? कौन है वो एनोनिमस बायर? बताओ मुझे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? गौतम ने एक कदम पीछे लिया, काम और कंपोज तरीके से। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसकी आवाज बड़ी ठंडी निकली। मैंने कहा था शेयर्स सरेंडर कर दीजिए, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपने रिफ्यूज किया, मैंने प्लान किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा। मंजू की आंखों में आंसू अचानक उभर आए। वो धोखे और बिजली की तरह चिल्लाई, ये क्या कर दिया तुमने? ये मेरी फैमिली की लेगेसी है। तुम कैसे छीन सकते हो इसे? बाहर खड़े एम्प्लॉइज ने चौंक कर देखा। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो कल तक मेरू हर्बल की क्वीन बनी हुई थी, आज अपने कॉम्पिटिटर के सामने भिखारी बनकर रह गई थी। चैम्बर की ठंडक बढ़ गई थी। मंजू के हाथ अब उसके सिर पर थे और उसका प्राउड फेस टूट चुका था। फिर अचानक उसके फोन पर नए मैसेजेस आए। कुछ शेयर होल्डर्स ग्रुप के मास मैसेजेस जो मंजू के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। मंजू ने अपनी आखिरी उम्मीद तलाशने की कोशिश की, पर वो तिनके जैसी ढीली पड़ गई। उसने गिरकर फिर से गौतम के सामने घुटने टिकाए। प्लीज मुझे बचा लो। मैंने गलती की। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मेरी कंपनी को मुझसे मत छीनो। चैम्बर के बाहर अब एम्प्लॉइज फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। रिसेप्शनिस्ट से लेकर सीनियर मैनेजर तक हर किसी के चेहरे पर डिसबिलीफ की सेम लेयर थी। गौतम ने हल्का सा हेड नॉड किया और इससे पहले कि मंजू कोई और शब्द बोले, उसने कहा,
आई एम सॉरी मंजू जी, बट इट्स टू लेट नाउ। उसने धीरे से बैक टर्न किया और चैम्बर से बाहर निकलने लगा। उसका हर एक कदम मेजर्ड था, जैसे कोई किले की दीवार पीछे छोड़ रहा हो। चैम्बर का डोर धीरे से बंद हुआ और जितने भी लोग पास खड़े थे सब ने अपनी आंखों में वही इमेज चिपका ली। गौतम शांत और कंपोज्ड बाहर जा रहा था और मंजू वहां बैठी हुई थी, पूरी तरह से टूटी हुई। वहां मौजूद सभी लोग फटी आंखों से देख रहे थे कि कैसे कॉर्पोरेट जस्टिस और रिवेंज दोनों एक साथ खेल में आए थे। आज एक ऐसा तख्ता पलट हुआ था जो शायद कभी किसी ने भी नहीं देखा था। सब कुछ हारने के बाद अब मंजू क्या करेगी? क्या गौतम द्वारा मेरू होटल खरीदने की खबर दुनिया के सामने आएगी? आखिर गौतम उस कंपनी का क्या करने वाला था? गौतम की कार मेरू हर्बल की इमारत से निकलकर सिद्धा फार्मा की चमचमाती ग्लास बिल्डिंग के सामने रुकी तो माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मंजू का साइन किया हुआ अपॉलॉजी लेटर न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन चुका था और अब सिद्धा फार्मा हर एक्यूजेशन से फ्री हो गया था। आज वो ऑफिस यूजुअल से ज्यादा एक्टिव लग रहा था। कॉरिडोर में गूंजती एम्प्लॉयज की बातें और रिसेप्शन एरिया में हलचल सब ये बता रहे थे कि आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। जैसे ही गौतम अंदर दाखिल हुआ, सामने से दिव्यंका और समीर ने मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया। दोनों भाई बहन अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। गौतम, तुमने कर दिखाया, पर ये सब तुमने कैसे किया? मेरू हर्बल का पूरा सीन एक झटके में पलट गया। दिव्यंका ने हल्की हंसी के साथ समीर की बात काटी। भैया, आप अब तक गौतम को नहीं समझ पाए। ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना कर सके। जब ये कह दे कि वो कुछ करेगा तो समझ लो वो काम ऑलरेडी हो चुका है। गौतम ने हल्की सी स्माइल दी। वो ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, उसके लिए उसके काम ही उसकी पहचान थे। गेम सही खेला जाए तो हर चाल अपने आप सही पड़ती है दिव्यंका। बाकी तो किस्मत भी उन्हीं पर मुस्कुराती है जो राइट टाइम पर रिस्क लेना जानते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बैठ गए। कॉफी मग्स टेबल पर रखे गए और माहौल अब सेलिब्रेशन का बन चुका था। कुछ सीनियर मेंबर्स भी वहां मौजूद थे। सब गौतम की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मास्टरमाइंड को सैल्यूट कर रहे हो। अब ये बताओ गौतम, मेरू होटल का क्या करने वाले हो तुम? इतनी बड़ी कंपनी अब तुम्हारे हाथ में है। फ्यूचर प्लान क्या है? गौतम ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर अपनी नजरें समीर और दिव्यंका पर टिकाई। मुझे पता है कितनी बड़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालनी है। सिर्फ थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा। पहले कुछ चीजें क्लियर करनी है। समीर और दिव्यंका ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिव्यंका ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मतलब तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मेरू हर्बल अब किसे मिलेगी? हाँ, लेकिन सही वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। माहौल में एक हल्की मुस्कान फैल गई। सब लोग बिजनेस के बाकी मुद्दों पर बात करने लगे। कुछ देर बाद गौतम अपने चैम्बर में अकेला बैठा था। वही कॉर्नर वाला ग्लास चैम्बर जो सिटी की स्काईलाइन को देखता था। शाम की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। गौतम की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, पर दिमाग किसी और जगह। तभी डोर पर हल्का नॉक हुआ। कम इन। डोर खुला और रिया अंदर आई। वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी, लेकिन आंखों में हल्का सा टेंशन का एक्सप्रेशन झलक रहा था। गौतम, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? गौतम ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस था, बिना किसी स्माइल या वार्मथ के। नहीं, आओ रिया। रिया धीरे से पास आई और सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसकी क्यूरियोसिटी साफ झलक रही थी। गौतम, न्यूज में जो दिखा रहे मेरू हर्बल के बारे में, वो सब कैसे हुआ? मतलब इतनी बड़ी कंपनी अचानक किसी अननोन इन्वेस्टर ने कैसे खरीद ली? रिया को नहीं पता था कि वो अननोन इन्वेस्टर वही था जो उसके सामने बैठा था। गौतम, जो चुपचाप कॉफी सिप कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल जरूर मिलता है। मंजू ने जो किया था, अब उसे उसका हिसाब मिल गया। रिया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे गौतम की आवाज में कुछ अजीब भारीपन महसूस हुआ। मतलब तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? गौतम ने उसे गौर से देखा। उसकी नजर में न सॉफ्टनेस थी, न अपनापन, बस एक ठंडी शांति। छोड़ो ये सब। अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रिया के चेहरे पर अचानक हल्की बेचैनी आ गई। क्या बात है गौतम? गौतम ने अपना ड्रॉर खोला, एक पेपर निकाला और उसके सामने रख दिया। आज से तुम सिद्धा फार्मा में इंटर्नशिप नहीं कर सकती। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। वो शब्द सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके नीचे से। क्या गौतम, मुझसे क्या गलती हुई है? मैंने क्या किया ऐसा? गौतम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे
सीरियस लुक देता रहा। गौतम प्लीज, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो बताओ, मैं सुधार लूंगी, पर ऐसे निकाल देना अचानक से। गौतम की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठहराव था। गौतम, मुझे इस जॉब की उतनी परवाह नहीं है जितनी ये बात तकलीफ दे रही कि शायद मैंने तुम्हें किसी तरह से हर्ट किया है। क्या मैंने कुछ ऐसा किया? गौतम ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोला, तुम इधर उधर की बातें मत करो रिया, सीधा इस पेपर पर साइन करो और सीधा फार्मा छोड़ दो। चैम्बर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की आवाज थी। रिया के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसने पेन उठाया, पेपर पर नजर डाली और ट्रेम्बलिंग हाथों से साइन कर दिया। उसने एक आखिरी बार गौतम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जो वो जुबान पर नहीं ला पा रही थी। आखिर क्यों? वो उठी, अपनी डायरी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, शोल्डर्स झुके हुए, जैसे किसी ने उसकी हिम्मत छीन ली हो। लेकिन जैसे ही उसने डोर नॉब पकड़ा, पीछे से गौतम की आवाज आई, रिया ठहरो, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और उम्मीद दोनों थी। गौतम अब भी अपनी चेयर पर था, पर इस बार चेहरे पर हल्की नरमी थी। इन पेपर्स पर भी साइन करने हैं। उसने टेबल के दूसरे हिस्से से एक और फाइल उसकी तरफ सरका दी। ये कौन से पेपर्स हैं? खुद ही देख लो। रिया ने धीरे से फाइल उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली और जैसे ही उसकी नजर अंदर के पेपर्स पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है गौतम? ये तो मेरू हर्बल के डायरेक्टरशिप के पेपर्स हैं। रिया की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैली थी और उसके हाथ अब भी उन पेपर्स को थामे हुए थे जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन चुके थे। लेकिन अब वही पेपर्स उसकी तकदीर पलटने जा रहे थे। गौतम अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर थोड़ा पीछे झुका। उसके चेहरे पर वही काम मगर मिस्टीरियस स्माइल थी। एक ऐसी मुस्कान जो अक्सर जीत के बाद आती है, मगर इस बार उसमें एक सुकून भी था, एक सॉफ्टनेस जो रिया के लिए थी। हाँ रिया, आज से तुम ही मीरू हर्बल की नई डायरेक्टर हो। रिया के होंठ खुले के खुले रह गए। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। कुछ पल वो गौतम को बस देखती रही, जैसे उसके दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसने अभी क्या सुना। इसका मतलब मीरू हर्बल तुमने खरीदी है? गौतम ने हल्के से सिर झुकाया, फिर एक फेक स्माइल के साथ बोला, नहीं, समीर ने। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका नाम सबके सामने आए। वो जानता है कि मीरू हर्बल को अब एक नए रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और तुमसे ज्यादा ऑनेस्ट और जिम्मेदार मुझे कोई और नहीं मिला रिया। रिया के हाथ धीरे धीरे नीचे झुके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर बीट उसके अंदर एक नई गूंज बन गई हो। लेकिन गौतम, मेरा एक्सपीरियंस तो बिजनेस में है ही नहीं, मैं ही कैसे संभाल पाऊंगी? गौतम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ट्रस्ट था, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी के अंदर आग जला सकता था। एक्सपीरियंस काम करने से आता है रिया, कोई भी बॉर्न एक्सपर्ट नहीं होता। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं जानता हूं कि तुम में वो काबिलियत है। पर अगर मैं कहीं चूक गई तो? तुम नहीं चूकोगी, क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। रिया के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, पर आंखों में अभी भी कंफ्यूजन था। गौतम ने आगे कहा, रिया, तुमने हमेशा हर काम ईमानदारी से किया है। तुम लोगों के बेनिफिट के लिए सोचती हो। यही वो चीज है जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मिसिंग है। ये सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ काम है। गौतम अब थोड़ा सीरियस हो गया। उसकी आवाज में एक ठहराव था। मंजू जैसे लोगों की वजह से बीकानेर के लोगों की तबीयत खराब हुई थी। उसका लालच इस इंडस्ट्री पर धब्बा बन गया। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी नीयत साफ है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मीरू हर्बल को सही डायरेक्शन में लेकर जाओगी। रिया की आंखों में चमक लौटने लगी। वो धीरे से बोली, गौतम, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। कुछ मत कहो, बस ये समझ लो कि अब वक्त तुम्हारा है। इस इंडस्ट्री को अब तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जिन पर आम आदमी ट्रस्ट कर सके। रिया की पलकों पर नमी तैर गई। उसकी आंखें झुक गईं और होंठ कांपते हुए बोले, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी निराश ना करूं। गौतम उठा, उसके पास आया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उस टच में एक अजीब सी वार्मथ थी, जैसे किसी ने जिंदगी की सारी ठंड मिटा दी हो। रिया, तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार गिरी, बहुत बार टूटी, लेकिन अब वक्त है खुद को प्रूव करने का। अब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि एक औरत सिर्फ किसी की परछाई नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में चमक थी और डर गायब था।
गौतम की बातें उसके अंदर गूंजने लगी, जैसे हर शब्द उसके कॉन्फिडेंस को नया रंग दे रहा हो। इंडिपेंडेंट औरत वही होती है रिया, जो खुद अपने फैसले ले सके, जिसे किसी की परमिशन की जरूरत ना हो अपने सपने देखने के लिए। ये दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर तुम रुकना मत। रिया की आंख से एक आंसू गिरा, पर वो आंसू कमजोरी का नहीं था, वो एक नई शुरुआत का था। गौतम, मैं वादा करती हूं, मैं इस ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं दूंगी। गौतम मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी विजेता को नहीं, बल्कि किसी मार्गदर्शक को मिलता है। मुझे पता है तुम नहीं तोड़ोगी। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। बाहर की हल्की हवा अंदर के माहौल को और भी सीरीन बना रही थी। गौतम ने आगे झुककर रिया से कहा, तुम कह रही थी ना कुछ दिन पहले कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और एक दिन अपना घर लेकर रहना है। हां, कहा था। तो अब तुम वो कर सकती हो रिया। अब तुम अपना महल जैसा घर बना सकती हो और वहां रह भी सकती हो बिना किसी के सहारे के। रिया का दिल एक पल को रुक गया। उसके मन में कुछ फुसफुसाया, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उसके अंदर थी, जिसे वो किसी को सुनाना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती गौतम, लेकिन मैं तुम्हारी और अवनी की जिंदगी में भी दखल नहीं देना चाहती। वो गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है गौतम, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती हूं। गौतम की आंखों में चमक आ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। कांग्रेचुलेशंस डायरेक्टर रिया सिंघानिया। वो स्माइल अब दोनों के चेहरों पर थी। रिया ने पेन उठाया और पेपर्स पर साइन कर दिए। उसके हाथों में अब वो कॉन्फिडेंस था जो कुछ मिनट पहले गायब था। गौतम ने उसकी ओर बढ़कर हाथ मिलाया। रिया, घर पे अपनी मम्मी जी और पापा जी को कुछ मत बताना, फिलहाल ये हमारे बीच ही रहे। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। गौतम ने एक आखिरी बार उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर वो मुड़ा और डोर की तरफ बढ़ गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी उस फाइल पर थे जिसकी वजह से उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल गया था। उसकी आंख से फिर एक आंसू गिरा, मगर इस बार वो खुशी का था। दिल में एक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक रियलाइजेशन गूंज रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बस एक शांत मुस्कान थी। वो मुस्कान जो किसी नई शुरुआत का ऐलान कर रही थी। रात का सन्नाटा धीरे धीरे जैसलमेर की ठंडी हवाओं में घुल गया था। विला के बाहर गौतम ने गाड़ी पार्क की, दरवाजा खोला और धीरे से अंदर चला गया। लिविंग एरिया में टीवी चल रहा था। सोफे पर गीता, अवनी और अनिल बैठे हुए मेरू फार्मा के न्यूज देख रहे थे। तभी गीता एक ईविल स्माइल के साथ बोली, चलो, एक और अमीर इंसान गरीब हो गया। उसके लहजे में तंज था और आंखों में अजीब सी तसल्ली। टीवी पर मंजू की तस्वीर आते ही गीता ने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया। गौतम के कदमों की आहट अभी तक किसी ने नहीं सुनी थी। वो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। मॉम, किसी के लिए इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अवनी की आवाज में स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लेकिन गीता उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे मत सिखाओ अपनी। जब से तुम्हारे उस गौतम ने मुझे कंगाल किया है, तब से किसी और अमीर को नीचे गिरते देखकर मेरे दिल को ठंडक मिलती है। तभी अनिल बोला, पर सोचने वाली बात यह है कि मेरू हर्बल जैसी बड़ी कंपनी को खरीदने वाला कौन हो सकता है, और वो भी इतना पावरफुल कि जैसे ही उसने कंपनी खरीदी, गिरते हुए शेयर्स आसमान छूने लगे। वो कोई अमीर ज्यादा ही होगा, वरना इतनी ताकत किसके पास होती है। काश मैं अपनी अवनी की शादी किसी ऐसे ही पावरफुल आदमी से कर पाती, लेकिन हमारे घर की किस्मत ही ऐसी कहा। अवनी की भौहें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले भावों से भर गया। मॉम प्लीज, आप। पर उसके शब्द वहीं रुक गए। उसकी नजर मेन डोर पर गई, जहां खड़ा था गौतम। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें गहराई थी, जैसे वो हर शब्द सुन चुका हो। कुछ सेकंड्स के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी की आवाज धीमी पड़ गई और गीता के चेहरे पर हल्की बेचैनी तैर गई। तुम आ गए गौतम, डिनर लगा दूं? नहीं, पेट भरा हुआ है। गौतम का जवाब सुनकर अवनी को अंदर ही अंदर शर्म महसूस हुई। वो जानती थी कि गौतम ने गीता की बातें सुनी हैं, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। गौतम कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन स्टेयर केस के पास रुककर उसने पीछे मुड़कर गीता की ओर देखा। वैसे मम्मी जी, आज ही एक बहुत अच्छी लाइन सुनी है मैंने। हवा, मौसम और वक्त का कोई भरोसा नहीं रहता, पता नहीं कब बदल जाए। वो मुस्कुराया और ऊपर की ओर चला गया। गीता का चेहरा उतर गया।
उसने टीवी की आवाज म्यूट कर दी और गुस्से में बोली। हमेशा ताने देता रहता है। लेकिन अवनी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी गौतम की बात ताना नहीं, एक आईना थी जो सच्चाई दिखा रहा था। पहले से ही उसे अपने और गौतम के रिश्ते की चिंता थी, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया था कि कहीं गीता की वजह से उन दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ तो नहीं जाएंगी। क्या गीता अवनी और गौतम के बढ़ते फासलों की वजह बन जाएगी? कैसा होगा रिया का नया सफर? क्या सब जान पाएंगे कि वो अननोन इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि गौतम है? देर रात का वक्त था। गौतम और अवनी के रूम में हल्की वार्म लाइट फैली हुई थी। गौतम अपनी चेयर पर बैठा फाइल्स देख रहा था और अवनी बेड पर बैठी अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में खोई थी। दोनों के बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस था, ऐसा जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। तभी गौतम के फोन की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया था बाशा का, जिसमें लिखा था, बॉस मैं आपके विला के बाहर हूं। गौतम उठा और रूम से बाहर जाने लगा। तभी अवनी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बस थोड़ी देर फ्रेश एयर चाहिए, इसलिए बाहर गार्डन में जा रहा हूँ। अवनी ने फाइल बंद की और कुछ पल बाद बोली, गौतम मॉम के बिहेवियर के लिए सॉरी। गौतम ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। इट्स ओके, मम्मी जी कभी नहीं बदल सकती। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मैच्योरिटी थी जो सिर्फ वो इंसान दिखा सकता है जिसने बहुत कुछ सह लिया हो। लेकिन अवनी बहुत एम्बेरेस फील कर रही थी, पर उस वक्त उसने और कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। गौतम रूम से बाहर निकला, कॉरिडोर से होते हुए मेन गेट तक पहुंचा। हवा ठंडी थी और आसमान में बादलों का हल्का सा झुंड घूम रहा था। गेट के पास बाशा खड़ा था, वही शख्स जो काफी टाइम से गौतम की परछाई बनकर हर मुश्किल में उसके साथ था। बॉस मैंने रिया मैडम के लिए एक सेफ और अच्छा घर ढूंढ लिया है। गुड, मैं कल ही उसे खरीद लूंगा। और ध्यान रखना रिया वहां सेफ हो। ओके बॉस। गौतम ने हल्का सा सिर हिलाया और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा, पर तभी बाशा ने गौतम से कहा, बॉस एक बात पूछनी थी, अवनी मैडम आप कैसी हैं? गौतम ने रुकते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर पूछा, कैसी है मतलब? अब मेरा मतलब उस दिन के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? गौतम का चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी झलकने लगी। कौन सा दिन बाशा? बाशा थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर नीचे देखते हुए बोला, आपको नहीं बताया अवनी मैडम ने? जब आप दुबई में थे तब। उसके आगे बाशा ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर गौतम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों में शौक की एक तेज लकीर उभरी। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। हवाओं ने अचानक जोर से चलना शुरू कर दिया, जैसे आसमान ने भी इस सीक्रेट का बोझ महसूस कर लिया हो। रात गहरी थी, बाहर हवाओं की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। गौतम धीरे धीरे विला की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो हर कदम जैसे किसी बोझ के साथ उठा रहा था। उसके दिमाग में अब भी वही बात गूंज रही थी जो बाशा ने कुछ देर पहले कही थी। वो बात उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कामनेस बनी हुई थी। उसने अपने रूम का डोर खोला। अंदर अवनी चेयर पर बैठी थी। लैपटॉप उसकी गोद में था और सामने टेबल पर फाइल्स फैली हुई थी। उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। शायद किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी। गौतम कुछ सेकंड्स वहीं डोरवे पर खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास गया और बिना कुछ बोले एक झटके में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। गौतम क्या हुआ? अवनी एकदम से चौंक गई। उसकी उंगलियां हवा में ठहर गईं। लैपटॉप धीरे से बंद हो गया और उसका दिल जैसे किसी अनजान डर और सुकून के बीच फंस गया। गौतम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे कसकर पकड़ लिया, इतनी मजबूती से जैसे कहीं कुछ खो जाने का डर हो। उसकी सांसें अवनी के कंधे पर गर्म हवा की तरह गिर रही थी। कुछ मिनटों तक वो यूं ही उसे थामे रहा। न कोई शब्द, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। गौतम तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अवनी की आवाज में चिंता थी, पर गौतम अब भी चुप रहा। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और कस दी, जैसे वो उस एक पल में हर डर को मिटा देना चाहता हो। फिर धीरे धीरे उसने अवनी को अपने से थोड़ा दूर किया। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं, उनमें चिंता भी थी और सवाल भी। अवनी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बस इतना सुनते ही अवनी का शरीर जैसे जम गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और वो
हल्के से पीछे हटी। उसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई। वो मन ही मन बड़बड़ाई। ये गौतम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा है? कहीं से मेरे और कुशल के बारे में तो नहीं पता चल गया? उसके होंठ सूख गए। उसने अपनी नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले धीरे से गौतम से मुंह फेर लिया। लेकिन गौतम ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर अपनी ओर पलटाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर एक दबा हुआ तूफान था। अवनी, सच बताओ, तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? अवनी के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर उतर आया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। वो गौतम, मैं... उसकी आवाज भर्रा गई। वो कांप रही थी, जैसे खुद से लड़ रही हो कि बोले या चुप रहे। मुझे लगा था हमारे बीच ट्रस्ट है, लेकिन आज ये जानकर मुझे बहुत धक्का लगा है कि शायद ही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। गौतम के शब्दों में कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी चोट थी। अवनी की आंखों से एक आंसू फिसल कर उसके गाल पर आ गया। कुछ सेकंड्स तक रूम पूरी तरह चुप रहा। बस उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर दुबई क्यों गया। वो धीमी आवाज में बोला, जैसे खुद को कोस रहा हो। अवनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। ऐसा मत कहो गौतम, प्लीज। अवनी के गले से मुश्किल से आवाज निकली। तभी गौतम ने आगे कहा, और इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे लौटने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम मुझसे इतनी नाराज थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? गौतम की आंखों में नमी आ गई थी। वो गुस्से में नहीं, दुख में लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है गौतम, प्लीज मुझे माफ कर दो। अवनी अब फूट फूट कर रोने लगी थी। आंसू उसकी पलकों से गिरकर गौतम की उंगलियों पर टपकने लगे। गौतम ने धीरे से उसका हाथ थामा और शांत स्वर में बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं अवनी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं गौतम, प्लीज ऐसा मत कहो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। अवनी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई थी। वो खुद को दोष दे रही थी, लेकिन गौतम का चेहरा अब भी शांत था। नहीं अवनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती उसकी है जिसने तुम्हें छूने की कोशिश की, और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अचानक गौतम के शब्दों में एक ठंडा गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अवनी ने उसे देखा। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर एक अलग किस्म की नफरत। अचानक अवनी के अंदर एक डर जाग उठा। उसके दिमाग में कुशल का नाम बिजली की तरह चमका और वो मन ही मन बड़बड़ाई। नहीं, कहीं गौतम कुशल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? उसे इतना पता था कि गौतम सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था। उसके कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंस बहुत ऊपर तक थे। उसने कई बार उसकी ताकत महसूस की थी, और अब उसी ताकत का डर उसके अंदर पल भर में पसर गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ सूख गए थे। तभी गौतम ने अचानक अपना हाथ मुट्ठी में भींचा और धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, वो चाहे जहां भी छिपे हों, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और ऐसा हाल करूंगा उनका कि वो फिर कभी किसी को किडनैप करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। गौतम के शब्दों में एक खामोश कसम थी, जैसे वो अपने अंदर से कोई आग बाहर निकाल रहा हो। और वहीं खड़ी अवनी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। किडनैप? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर की गूंज थी। गौतम ने उसकी ओर देखा और कमरे में सन्नाटा भर गया। हवा भी जैसे थम गई थी। बस उनकी धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। हाँ अवनी, ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी पड़ गई थी। गौतम की आवाज में जो सन्नाटा छुपा था वो किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। वहीं अवनी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे एक ही पल में बाहर छलांग लगा देगा। अवनी अपने मन में घबराई हुई थी। वो टूटी हुई फुसफुसाहट में अपने आप से बोली, इसका मतलब गौतम कुशल और मेरे बीच हुए उस पाप के बारे में बात नहीं कर रहा। उसके अंदर पल भर में राहत और डर दोनों एक साथ उठे थे। राहत इस बात की थी कि यह बात अभी नहीं खुली, और डर इस बात का था कि ये सच कभी भी खुल सकता था। तभी गौतम ने आगे कहा, मैंने दुबई जाने से पहले तुमसे कहा था अवनी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बहुत से। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी लड़ाई में शामिल मत होना, और इसी वजह से तो मैं बादशाह को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहां छोड़कर गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया। गौतम की सांसें भारी होने लगीं
उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा, बेबसी तीनों एक दूसरे में घुलकर बाहर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अवनी के अंदर कोई और ही तूफान चल रहा था। गौतम बोल रहा था, मगर अवनी का दिमाग किसी और जगह भाग रहा था, कहीं बहुत दूर। थैंक गॉड गौतम को वो सच नहीं पता। लेकिन अगर उसे कभी पता चल गया तो क्या वो मेरी इस गलती के बाद भी मेरी इतनी परवाह करेगा? क्या मैं उसके लिए तब भी वही अवनी रहूंगी? उसके अंदर जैसे धुएं की एक परत छा गई, गलतियों का धुआं, डर का धुआं और इस बात का धुआं कि कहीं ये सब आज ही उसके सामने ना फट पड़े। इधर गौतम अपनी ही आग में जल रहा था। अब मैं तुम्हें अपनी लड़ाई में शामिल नहीं कर सकता अवनी। गौतम का जबड़ा भिज गया था और नसें उभर गई थी। उसकी आंखों में एक ज्वालामुखी तैर रहा था और अवनी चाह कर भी गौतम की आवाज को सुन नहीं पा रही थी। हर शब्द उसके कान तक पहुंचता जरूर था, लेकिन दिमाग तक पहुंचने से पहले ही किसी अंधेरी जगह में खो जाता था। बस ये बात कभी ना पता चले उसे कि मैं गिर गई थी, मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं नहीं, गौतम को अगर ये बात अभी पता चली तो क्या कर बैठेगा? वो किस हद तक चला जाएगा? अवनी की सांसें तेज होने लगी, लेकिन गौतम उस वक्त पूरी तरह से अपने गुस्से में ही खोया हुआ था, जिस वजह से उसे अवनी की बेचैनी नजर ही नहीं आ रही थी। मैं तुमसे वादा करता हूं अवनी, जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवनी के बदन में एक और झटका लगा। गौतम की आवाज में इतना खूंखार इरादा सुनकर वो हल्का सा पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए साफ डर दिखा, वो डर जो उसने गौतम से पहली बार महसूस किया था। नहीं, गौतम अभी बहुत गुस्से में है। अगर मैंने इस वक्त उसे सच बता दिया, अगर उसे कुशल के बारे में पता चला, तो वो भगवान जाने क्या कर देगा। मैं अभी नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती। तभी गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे किसी दुनिया से वापस खींच कर लाना चाहता हो। अवनी मुझे माफ कर दो प्लीज अवनी। गौतम की आवाज अचानक टूट गई। उसमें जो सॉफ्टनेस थी वो अवनी के दिल में कुछ गहरी उतर गई। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, हर वक्त, हर पल, ताकि तुम्हें कोई छू भी ना सके, कोई पास भी ना आ सके। शायद मैं देर कर गया अवनी, लेकिन अब नहीं। पर एक बात अभी भी मुझे अंदर से खाई जा रही है। अवनी की पलकें एक झटके में ऊपर उठी। उसे महसूस हुआ जैसे तूफान का ठीक पहला झोंका उसके चेहरे को छू गया हो। बादशाह ने बताया कि जब वो लोग तुम्हें किडनैप करके आइसोलेटेड जगह पर ले गए थे, तो बादशाह के वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने आकर उन गुंडों को मार दिया था। आखिर वो था कौन? अवनी ऊपर से नीचे तक कांप गई और उसका चेहरा सफेद हो गया, इतना सफेद जैसे अभी किसी ने सारा खून खींच लिया हो। कमरे में जैसे सन्नाटा फैल गया, हवा का बहाव रुक गया और दीवारें मानो कांपने लगी, क्योंकि अवनी जानती थी कि वो और कोई नहीं बल्कि गौतम की सेक्रेटरी प्रियंका थी। रूम में एक भारी खामोशी पसर गई थी, हवा तक जैसे ठहर गई थी। अवनी की सांसें हल्की हल्की कांप रही थी और गौतम के चेहरे पर एक गहरी बेचैनी उभर रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने उस लड़की को नहीं देखा। उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये कहते हुए अवनी ने पीछे मुड़कर खड़े होने की कोशिश की, जैसे अपनी आंखें छुपाने से वो सच भी छुपा लेगी। पर उसके इस बर्ताव ने गौतम की बेचैनी और बढ़ा दी। Are you sure अवनी? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? गौतम की आवाज में सॉफ्टनेस थी, हल्का शक भी था, लेकिन प्यार भी था और कंसर्न भी था। और यही मिला जुला मेल अवनी के दिल की दीवारें हिला रहा था। नहीं गौतम, मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? गौतम ने उसकी आंखों में एक टक देखा, जैसे वो वर्ड्स नहीं उसकी आत्मा पढ़ रहा हो। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने वो सवाल किया जिसने अवनी की सांसें रोक दी। अगर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बचाने वाली और उन गुंडों को मारने वाली कोई लड़की थी? ये सवाल बिजली की तरह गिरा। अवनी एकदम से सकपका गई, उसके होंठ कांपने लगे। वो इधर उधर देखने लगी, जैसे दीवारें उससे बचा लेंगी, पर वो नजरों की चोरी से भी बच नहीं पा रही थी। अवनी प्लीज बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? वो लड़की कौन थी? गौतम की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक मजबूरी थी, एक दर्द था, एक डर था। लेकिन अवनी बार बार बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता, शायद मैंने बस अंदाजा लगाया होगा। लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी धड़कनें सच चिल्ला रही थी।
गौतम ने उसकी कोशिशों को साफ समझ लिया और वो उसे इमोशनली समझाने की कोशिश करता रहा, धीरे, शांति से, प्यार से, बार बार, कई बार। अवनी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस सच जानना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात समझो। अवनी और फंसती गई। प्रियंका से किया वादा, गौतम का बढ़ता दबाव और उसकी खुद की गिल्ट तीनों उसे अंदर से घेर रहे थे। कई बार टालने, बचने, कुछ और बहाना बनाने के बाद आखिरकार टूट गई। गौतम, सच ये है कि उस दिन मेरी जान प्रियंका ने बचाई थी। कमरे में एक पल के लिए जैसे टाइम जम गया। गौतम की आंखें फैल गईं। उसने ये नाम शायद सोचा भी नहीं था। उसकी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। क्या गौतम प्रियंका की पूरी सच्चाई जान पाएगा? आखिर गौतम प्रियंका के साथ आगे क्या करने वाला था? क्या अवनी गौतम को अपनी और कुशल के सच के बारे में बता पाएगी? क्या प्रियंका? आखिर ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में दौड़ गया, जैसे सारी प्रीवियस इवेंट्स अचानक एक अलग मीनिंग लेने लगी हूं। इसका मतलब प्रियंका इतने टाइम से मेरे साथ रहकर अपनी असली पहचान छुपा रही थी। उसने मुझे धोखा दिया है। उसकी आवाज शौक से भरी थी, लेकिन फिर भी वो चिल्लाया नहीं। उसने कुछ तोड़ने की कोशिश नहीं की, बस डिसबिलीफ में खो गया। नहीं गौतम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रियंका बुरी नहीं है, वो बस मजबूर है। मजबूर? क्या मजबूरी है उसकी? किसी ने उसे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। कौन है वो, ये मैं नहीं जानती, लेकिन शायद वो तुम्हारा कोई बिजनेस राइवल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। बात इतनी सीधी नहीं लग रही थी। उसके दिल में तुरंत सस्पिशन ने जगह बना ली। प्रियंका की छोटी बहन उसी के कब्जे में है। यही वजह थी कि वो तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर आई। लेकिन गौतम, भले ही वो शुरुआत में गलत इंटेंशंस के साथ आई थी, पर अब वो बदल चुकी है। वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है और उस दिन उसने ही मुझे उन गुंडों से बचाया था। गौतम के दिमाग में कई तस्वीरें चमकी। प्रियंका की आंखें, उसकी बातें, उसके रिएक्शंस, उसकी वो अजीब सी कोशिशें जो नॉर्मल नहीं थी। सब कुछ एक नए अंदाज में दिखाई देने लगा। वो चुप रहा बहुत देर तक। फिर उसके मन ने धीमी आवाज में कहा, अवनी भूली है, पर मैं लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना ही होगा कि उसने जो कहा वो पूरा सच है या इसके पीछे प्रियंका की कोई बहुत ही शातिराना चाल छिपी हुई है। गौतम की आंखों में शक था, लेकिन उसने अवनी से एक भी शब्द नहीं कहा। बस धीरे से, चुपचाप, शक से भरी आंखों के साथ खड़ा रहा। अवनी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में डर, गिल्ट, शर्म, सब कुछ एक साथ तैर रहा था। थोड़ी देर तक वो बस उसे देखती रही और फिर धीरे से उसके पास आई। गौतम, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर मैंने प्रियंका से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, और मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। आंसू कांच की बूंदों की तरह किनारों तक पहुंचकर कांपने लगे। उसके शब्द कांप रहे थे, आवाज धीमी थी। डर साफ दिख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ प्रियंका से किया वादा नहीं था जो टूटा था। इसमें कहीं गहरा, बहुत पर्सनल गिल्ट छिपा था। गौतम ने धीरे से अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस उतर आई। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, बस एक अजीब सी शांत मजबूरी थी। उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में वार्मथ थी, भरोसा था और एक ऐसा सुकून जो अवनी को अंदर तक छू गया। नहीं अवनी, खुद को ब्लेम मत करो। तुमने जो किया सही किया, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी सर्टेनिटी थी जो हथियार की धार से भी तेज थी। एक वादा जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकता था। उसने अवनी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अवनी उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। उसके कंधे हिल रहे थे। उसकी उंगलियां गौतम की शर्ट को पकड़कर कस गईं, जैसे वो किसी डूबती नाव से बंधी रस्सी को पकड़ रही हो। और उस पल गौतम भी उसे पकड़े रहा, मजबूती से, प्रोटेक्टिवली। उसके हाथों में वो भरोसा था जो अवनी को अंदर तक गर्मी दे रहा था। पर गौतम को नहीं पता था कि अवनी के आंसू सिर्फ प्रियंका के वादे की वजह से नहीं थे। उसके अंदर एक और कसक थी, एक गहरा, खतरनाक गिल्ट जो उसके दिल को अंदर से खा रहा था। अवनी की आंखें बंद थीं, पर उसका मन चीख रहा था। मैंने सिर्फ प्रियंका से किया प्रॉमिस नहीं तोड़ा गौतम, मैंने तुमसे किया वादा भी तोड़ा है, तुम्हारा ट्रस्ट भी तोड़ा है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। क्या तुम मुझे कभी इस चीज के लिए माफ कर पाओगे?
ये वो सच्चाई थी जो अवनी कभी किसी को नहीं बताना चाहती थी, यहां तक कि खुद को भी नहीं। थोड़ी देर बाद अवनी थक कर शांत हो गई। उसमें अपने आंसू पोंछने की भी ताकत नहीं बची थी। गौतम ने उसके माथे पर हाथ फेरा और अवनी की पलकों पर नींद की परत धीरे धीरे उतरने लगी। थोड़ी देर बाद अवनी गौतम की बाहों में बेड पर सो गई, पर गौतम की आंखों में नींद नहीं थी। नींद तो दूर, उसकी आंखों में एक पल का सुकून तक नहीं था। वो बस छत को देख रहा था, धीमी रोशनी में। प्रियंका का नाम उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। अवनी को खुद से अलग लिटाकर वो धीरे से उठा, बहुत सावधानी से, ताकि अवनी की नींद न टूटे। शांत कदमों से वो कमरे से बाहर निकला। विला का गलियारा लंबा और ठंडा लग रहा था और उसके हर कदम में बेचैनी झलक रही थी। बाहर गार्डन में रात का सन्नाटा पसरा था। हल्की हवा पेड़ की पत्तियों को बस थोड़ा सा हिला रही थी। वहां पहुंचकर गौतम ने अपनी जेब में हाथ डाला, फोन निकाला और फिरोज को कॉल किया। फिरोज, विक्रांत कैसा है? गौतम साहब, विक्रांत अब काफी बेटर फील कर रहा है, हालत स्टेबल है। गौतम ने लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि ये खबर एक राहत थी, लेकिन ये उसकी परेशानी का असली मुद्दा नहीं था। अवनी की किडनैपिंग के बारे में फिरोज को सब कुछ बताने के बाद गौतम ने आगे कहा। फिरोज, मुझे प्रियंका के बारे में सब पता करना है, सब कुछ, पूरा बैकग्राउंड, हर डिटेल, हर चीज। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसके अंदर का लावा उबल रहा था। ओके गौतम साहब, मैं अभी पता करके बताता हूं। कॉल कट गया। गौतम गार्डन में अकेला खड़ा था। हल्की चांदनी में उसका फिगर और भी भारी और भी इंटेंस लग रहा था। वो धीरे धीरे गार्डन के पाथ पर चलने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर प्रियंका कौन है, किसने भेजा है उसे और क्यों? कहीं वो उसी हुडी वाले गैंग का हिस्सा तो नहीं? उसके कदम एक बार रुके। उसने रात के सन्नाटे में गहरी सांस ली, एक बेचैन सांस। तभी कुछ देर के इंतजार के बाद उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। फिरोज का कॉल देखते ही गौतम की भौहें चढ़ गईं और उसने कॉल उठाया। हाँ फिरोज, बोलो। गौतम साहब, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। गौतम का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? प्रियंका कोई आम लड़की नहीं है साहब। वो एक मार्शल आर्ट स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी है। वो स्कूल जो किलिंग मशीन्स तैयार करता है। गौतम का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में लाल रंग का हल्का सा रिफ्लेक्शन उभरा। शॉक, अलर्टनेस, डाउट, सब एक साथ। और डिटेल्स तो फिरोज। फिरोज ने गहरी सांस लेकर कहा। जिस दिन अवनी मैडम का किडनैप हुआ था, उसी दिन की एक सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर्स का चेहरा दिखा था। डिटेल्स निकालते निकालते पता चला कि वो सभी किडनैपर्स भी उसी मार्शल आर्ट स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स थे जहां प्रियंका ने ट्रेनिंग ली थी। गौतम का शक अचानक एक बहुत बड़े रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। एक ही जगह ट्रेनिंग, सभी अटैकर्स उसी स्कूल से, प्रियंका उसी स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट, और उसी दिन कोइंसिडेंटली प्रियंका का अवनी को बचाने पहुंचना। वो सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। गौतम अपने मन में बड़बड़ाया। तो क्या अवनी की किडनैपिंग प्रियंका ने सेटअप की थी, ताकि वो अवनी को बचाकर उसकी जिंदगी में और अंदर घुस सके, उसका ट्रस्ट जीत सके? तभी फिरोज ने आगे कहा। गौतम साहब, प्रियंका के बारे में तो इतना सब मिल गया, लेकिन उसकी छोटी बहन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एक भी रिकॉर्ड नहीं, कोई भी ट्रेस नहीं। गौतम की सांस गले में अटक गई। गुस्सा उसके चेहरे पर उभर आया और मन में कई सारे शब्द उठे। तो क्या प्रियंका ने अवनी से अपनी बहन के बारे में झूठ बोला? क्या उसकी कोई बहन एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या ये भी एक कहानी थी, सिर्फ सिंपैथी और ट्रस्ट हासिल करने के लिए? उसका शक अब सिर्फ शक नहीं रहा, बल्कि ये एक स्टॉर्म बन चुका था, गहरा, ताकतवर और खतरनाक। गौतम ने धीरे से फोन काट दिया। वो गार्डन के बीचों बीच खड़ा था, अंधेरे में, अकेला, और उसके मन में एक ही फैसला खौल रहा था। अब बहुत हो गया। मुझे प्रियंका का सच जानना ही होगा, और ये सच सिर्फ एक ही तरीके से मिलेगा, उससे सामने मिलकर, फेस टू फेस। रात की हवा में एक अजीब सा बोझ तैर रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की परतें आसमान पर चिपकी हों। गौतम के दिमाग में प्रियंका का नाम धधकती चिंगारियों की तरह घूम रहा था। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आज ही पता लगाना होगा। उसने कुछ सेकंड्स आसमान को घूरा, एक गहरी सांस ली और बिना देर किए मेन गेट धीरे से खोला। गौतम अपनी डार्क ग्रे कार में बैठ गया। इंजन की हल्की आवाज रात के सन्नाटे में फैल गई। सामने सड़क सीधी, खाली, अंधेरे की गहराई में उतरती जा रही थी। उसने बिना एक सेकंड गंवाए कार आगे बढ़ा दी। अगर प्रियंका मेरी फैमिली के करीब किसी मकसद से आई है,
तो मैं इसे यूं हवा में गायब नहीं होने दूंगा। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कसने लगी। उसकी आंखों में एक तेजी थी। स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूटती गईं और गौतम प्रियंका के घर की ओर तेजी से बढ़ता गया। करीब 20 मिनट बाद गौतम की कार प्रियंका के घर के बाहर रुकी। वो जगह जरूरत से ज्यादा शांत थी। गौतम उतरकर चारों तरफ देखने लगा। कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस भारी चुप्पी, जैसे रात ने खुद को यहीं रोक रखा हो। वो धीमे कदमों से प्रियंका के घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल स्टडी, आंखें चौकन्नी, सांसें कंट्रोल्ड थीं, जैसे हर कोना उसे किसी अनदेखी आंख से देख रहा हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था, पूरा का पूरा। यह दरवाजा खुला क्यों है? गौतम की चाल अचानक रुक गई। एक तीखा सस्पिशन उसकी गर्दन में चढ़ गया। प्रियंका इतनी केयरलेस हो ही नहीं सकती कि दरवाजा खुला छोड़ रखे, वो भी आधी रात के वक्त। गौतम कुछ सेकंड्स दरवाजे को देखता रहा, फिर एक धीमी सांस लेकर अंदर दाखिल हुआ। हवा से दरवाजा हल्का सा हिला और तेज आवाज हॉलवे में गूंज गई। अंदर अंधेरा था। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की फेंट रोशनी फर्नीचर की परछाइयां बना रही थी। कमरा बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज था, सब कुछ सही, बस एक चीज गायब थी, प्रियंका खुद। गौतम की आंखें कमरे को खंगालने लगी। सोफा, कर्टन्स, कॉर्नर्स, कोई स्ट्रगल, कोई टूटा आइटम, कोई मेस, कोई साइन नहीं था। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा, डोर को हल्के से धक्का दिया, लेकिन वो रूम भी खाली था। उसके बाद गौतम बालकनी में गया, जहां सिर्फ ठंडी हवा, हिलते कर्टन्स थे और कोई क्लू नहीं। हॉल में लौटकर उसे लगा पूरा घर एक बनावटी खामोशी से भरा हुआ है। ये नेचुरल नहीं था। उसने प्रियंका का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा तेज कहा, प्रियंका, आई नो कि तुम यहीं पर हो, बाहर आओ। जवाब फिर भी नहीं आया। पूरा घर डेड साइलेंस में डूबा हुआ था। गौतम ने प्रियंका का नंबर डायल किया। अगले ही पल रिंगटोन उसी कमरे में गूंज उठी, साइड टेबल से। डैम, फोन यहीं है। तो प्रियंका कहां गई? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा और स्ट्रिक्ट हो गया। उसका शक अब डरावनी शक्ल लेने लगा था। उसके मन में सवालों का तूफान उठा। क्या प्रियंका भाग गई? क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे लेकर सस्पिशियस हूं? क्या कोई उसे लेने आया था, या उसने खुद को गायब कर लिया? अगर ये सब प्लान था तो ये लड़की कमजोर नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव है। अवनी की किडनैपिंग, उस रात प्रियंका का वहां होना, उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, किडनैपर्स का उसी स्कूल से होना, फोन का यही होना, और अब उसका गायब होना। हर पजल एक ही दिशा में जा रहा था कि कुछ बहुत गलत था। प्रियंका, तुम कहां चली गई और किस वजह से? कुछ देर बाद प्रियंका के घर से निकलकर गौतम अपनी कार की ओर बढ़ा। उसके हर कदम में एक ही बात गूंज रही थी, प्रियंका का डिसअपियर होना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान। गौतम अपनी कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। हेडलाइट्स ने सड़क को रोशन किया, पर उसके दिल का अंधेरा और घना होता गया। उसने कार आगे बढ़ाई और खुद से फुसफुसाया, अगर प्रियंका इस चेन की कड़ी है तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। वो रात चुप थी और उस चुप्पी में गौतम को सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, उसके शक की गहरी धड़कन। सुबह की हल्की धूप विला के बड़े बड़े ग्लास विंडोज से अंदर उतरती हुई डाइनिंग हॉल के मार्बल फ्लोर पर फैल रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। गौतम अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा था, इतना शांत जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। उसकी आंखों में रात भर का बोझ था और उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, प्रियंका। डाइनिंग टेबल पर अवनी, गीता और अनिल मौजूद थे। तीनों अपनी अपनी प्लेट्स में ब्रेकफास्ट निकाल रहे थे, लेकिन उनके जेस्चर से साफ पता चल रहा था कि सभी कुछ महसूस कर रहे थे। गौतम का अनयूजुअल साइलेंस। तभी अवनी गौतम से बोली, गौतम, तुम ठीक हो? सुबह से एक भी शब्द नहीं बोला तुमने। गौतम ने हल्का सा सिर उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस एक कोल्ड डिस्टेंस नजर, जैसे वो टेबल पर नहीं किसी और दुनिया में हो, जैसे उसकी इमेजिनेशन में अभी भी प्रियंका के घर का अंधेरा गूंज रहा हो, खुला हुआ दरवाजा और प्रियंका का अचानक गायब हो जाना। अवनी ने अपना स्पून धीरे से रख दिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, शायद उसे डर था कि गौतम फिर किसी भारी टेंशन में है। गीता ने भी एक नजर गौतम पर डाली और मुंह बना लिया, लेकिन वो उसे कोई ताना मारती, उससे पहले ही सीढ़ियों पर सूटकेस के व्हील्स की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल सभी की आंखें फैल गईं। रिया नीचे उतर रही थी, पूरी तरह तैयार, हाथ में बड़ा सूटकेस, दूसरे हाथ में हैंडबैग लिए। उसकी चाल स्टेडी थी, आंखों में अजीब सी शांति और होठों पर हल्की ऑलमोस्ट मिस्टीरियस स्माइल।
रिया सीढ़ियों का आखिरी स्टेप उतरकर सीधे डाइनिंग एरिया की ओर आई। उसकी स्माइल बिल्कुल स्टडी थी, न घबराहट न हिचकिचाहट, जैसे वो ये फैसला बहुत पहले ले चुकी हो। अवनी अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकी। उसके चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। रिया, तुम कहीं जा रही हो क्या? रिया ने एक हल्की ऑलमोस्ट काम स्माइल दी। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी, बट फर्मनेस उससे भी ज्यादा। हाँ अवनी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। उसके शब्द जैसे पूरे हॉल में किसी पत्थर के गिरने जैसी आवाज के साथ गूंजे। अवनी की सांस अटक गई। अनिल की उंगलियां स्पून से फिसल गईं। गीता का चेहरा शॉक और कंफ्यूजन से भर गया। वो तीनों उस खबर से हिल गए थे, लेकिन गौतम 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी नजरें बस शांत रहीं, क्योंकि वो पहले से जानता था कि रिया वहां से क्यों जा रही थी। उसकी आंखों में वही कोल्ड एक्सेप्टेंस था। नो सरप्राइज, नो क्वेश्चन, बस एक कंट्रोल्ड स्टिलनेस। लेकिन बाकी सब लोग शॉक थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक रिया ने वो फैसला क्यों लिया था। कमरे में साइलेंस डेंस हो गया, घना, भारी और शॉकिंग, जैसे दीवारें भी उस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या घर में सब रिया के मेरू हर्बल की डायरेक्टर बनने का सच जान पाएंगे? आखिर प्रियंका कहां गायब हो गई थी? क्या गौतम प्रियंका की सच्चाई जान पाएगा? रिया की बात सुनकर डाइनिंग हॉल में हलचल सी दौड़ गई। अवनी और अनिल एक साथ खड़े हो गए, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। रिया बेटा, ये क्या अचानक फैसला कर लिया तुमने? सब ठीक तो है? तुम किसी बात से नाराज तो नहीं हो? रिया ने हल्की सी स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जिसमें साफ साफ मैच्योरिटी भी थी और हल्की दूरी भी। नहीं अनिल अंकल, नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बस वक्त आ गया था एक कदम आगे बढ़ने का। अवनी ऑलमोस्ट दौड़कर उसके पास पहुंची, उसके सूटकेस का हैंडल पकड़ते हुए, जैसे उसे रोकना चाहती हो। रिया प्लीज, तुम बताओ ना, सच में क्या हुआ है? तुम मेरी किसी बात से हर्ट हुई क्या? हमने कुछ गलत कह दिया? कुछ गलत कर दिया? रिया के जवाब देने से पहले अनिल फिर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में चिंता और क्यूरियोसिटी दोनों थे। बेटा, अगर कुछ दिल पर लगा हो तो स्ट्रेट बता दो। इतनी बड़ी बात बिना किसी रीजन के नहीं होती। अवनी की आंखें अब और ज्यादा चिंतित हो गईं। उसने फिर पूछा, रिया, तुम कल रात भी बहुत चुप थी। तुम्हारे फेस से लग रहा था समथिंग इज रॉन्ग। प्लीज हमें बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? रिया ने हल्की सांस ली, जैसे वो अपने वर्ड्स केयरफुली सुन रही हो। फिर उसने अवनी के हाथ पकड़कर धीरे से दबाए। अवनी, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेने जा रही हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला है, ग्रेट पैकेज के साथ, और मैंने ऑफिस के पास अपना छोटा सा हाउस ले लिया है। अब वक्त है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। ये सुनकर अवनी और अनिल दोनों थोड़ा शांत हुए, पर शौक कम नहीं हुआ। लेकिन उनके चेहरों पर समझ की झलक आ गई। अच्छा, तो ये बात है। अरे बेटा, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हम तो समझ ही नहीं पाए कि तुम इतनी अचानक क्यों जा रही हो। रिया ने फिर एक स्माइल दी, इस बार हल्की सी राहत के साथ, पर उसके पीछे छुपे कई राज अब भी अनकहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम अब तक शांत बैठा था। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं था, काम, कंट्रोल्ड, जानने वाली नजरें। उसे पहले से सब पता था। वो जानता था कि रिया क्यों जा रही थी, पर इस सच्चाई का बोझ सिर्फ उसी के पास था। लेकिन रिया, इतने दिनों से तुम हमारे साथ हो। तुम्हारे बिना घर सच में खाली लगेगा। हमें तुम्हारी आदत पड़ गई है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और आंखें भीगने लगी। रिया ने उसके गाल दोनों हाथों से थामे और उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। अवनी, ये घर हमेशा मेरा रहेगा, पर एक जगह रुक जाने से इंसान ग्रो नहीं कर पाता, और ये डिसीजन मेरे लिए नेसेसरी था, मेरी लाइफ के लिए भी। अनिल की आंखों में सॉफ्टनेस और प्राइड दोनों उभर आए। बेटा, हम तुम्हारे लिए सच में खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। ईश्वर तरक्की दे। अब तुम एक प्राउड इंडिपेंडेंट विमेन जो बन गई हो। गीता अब तक चुप थी, गहरी पैनी नजर से रिया को देखती हुई। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बाकी किसी ने नोटिस नहीं किया। एक बेचैनी, एक शक, या शायद कुछ ज्यादा गहरा प्लान। रिया दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, सूटकेस को धीरे धीरे खींचते हुए। अवनी उसके पीछे चली। उसकी आंखें अब पूरी तरह भर चुकी थीं। मैं तुम्हें मिस करूंगी रिया, बहुत ज्यादा। मी टू अवनी, हमेशा। गौतम की नजरें चुपचाप उसे फॉलो कर रही थी, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी वार्मथ के, बस एक स्टडी एक्सेप्टेंस के साथ, जैसे वो जानता था कि यह कदम आने वाले कई बड़े बदलावों की शुरुआत है।
रिया दरवाजे तक पहुंच गई। उसने आखिरी बार पलटकर घर को देखा और एक कॉन्फिडेंट फ्री स्माइल दी। वो बस बाहर कदम रखने ही वाली थी कि गीता अचानक खड़ी हुई। उसकी चूड़ियां जोर से खनकी और उसकी ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। नहीं रिया, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रिया ठिठक गई। अवनी की सांस अटक गई। अनिल की आंखें फैल गईं और गौतम की नजरें हल्की सी सिकुड़ी, इंटरेस्ट और सस्पिशन के साथ। कमरे का माहौल अचानक इतना भारी हो गया जैसे हवा भी कुछ सेकंड्स के लिए ठहर गई और रिया के कदम एकदम वहीं जम गए। गीता की अचानक आई चीख ने पूरे हॉल को सुन्न कर दिया था, जैसे किसी ने एक शांत सुबह के बीच में भारी पत्थर फेंक दिया हो। रिया, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? इस घर का क्या होगा? तुमने कभी ये सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? गीता की आवाज में इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी कि एक पल को रिया खुद भी रुक गई। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। गीता की आंखों में नमी थी, या शायद नमी का नाटक, मगर सच इतना साफ नहीं था। उसका चेहरा इमोशनल था, पर गौतम ने एक ही नजर में पढ़ लिया था कि वो सब एक खेल था। मॉम, आप रिया को रोक रही हैं? सच में? अवनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूरी लाइफ गीता को ऐसे कभी नहीं देखा था। हाँ अवनी, मैं उसे कैसे जाने दूं? रिया इस घर का हिस्सा है। इसकी आदत सी हो गई है मुझे। ये चली जाएगी तो मैं टूट जाऊंगी। गीता ने अपना हाथ रिया के हाथ पर रख दिया, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को रोक रही हो। रिया के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। जिस औरत ने उसे इतने टाइम तक एक नौकरानी जैसे ट्रीट किया, वही आज उसे रोक रही थी। गीता आंटी, आप? रिया की आवाज धीमी पड़ गई। उसके अंदर की उलझन उसके चेहरे पर साफ थी। अनिल भी खुद की आंखों पर भरोसा न कर पाया। गीता, ये क्या? कल तक तो तुम... अनिल पूरी बात कह ही नहीं पाया। तभी गीता ने उसे एक तेज नजर से चुप करा दिया। रिया, तुम जाओगी तो घर सूना हो जाएगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मौजूदगी सब याद आएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गीता ने अपने हाथ रिया के कंधों पर रखे और उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसके सामने खड़ा हो। रिया के दिल में सचमुच एक चुभन हुई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि गीता को सच में उससे लगाव हो गया था। उसकी आंखें नम हो गईं। रिया, तुम रुक जाओ ना। देखो ना, मॉम कितनी इमोशनल हो रही हैं। अवनी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। अगर गीता आंटी को इतना दुख हो रहा है तो शायद मैं... रिया की बात आधी ही निकली थी कि तभी गौतम अपनी कुर्सी से धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज काम थी, पर इतनी ठोस कि सभी की बात वहीं रुक गई। नहीं रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी लाइफ जीनी है। तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। उसकी आवाज स्थिर थी, न ज्यादा मुलायम न ज्यादा कठोर, बस उतनी जितनी रिया को फिर से अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए चाहिए थी। बस गौतम, एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मैं क्या फील कर रही हूँ? गीता के चेहरे पर अब बनावटी दुख नहीं था, अब वहां गुस्सा था, चिढ़ थी। असली गीता बाहर आ रही थी। हमेशा तुम्हारी वजह से ही मेरे सारे दुख शुरू होते हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। पहले मेरा सुकून, फिर मेरा विला, सब छीन लिया तुमने। गीता की आवाज दुख से ज्यादा आरोपों से भरी हुई थी। उसकी बातों में वो सारा जहर बाहर आ रहा था जो वो इतने टाइम से अंदर दबाए बैठी थी। और अब जब रिया अच्छा कमाने लगी है, जब वो फाइनेंशियली सेट होने वाली है, तब तुम उसे भी यहाँ से भेज रहे हो। तुम चाहते क्या हो गौतम? इस बार पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। रिया पत्थर बनकर खड़ी रह गई। अवनी की आंखों में शौक था, गौतम शांत था, और उसी शांति में अनिल अचानक से भड़क गया। बस करो गीता! अनिल की दहाड़ ने गीता की आवाज को एक झटके में रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हारे लालच की कोई सीमा ही नहीं है। जब तक रिया का कोई सहारा नहीं था, तब तक तुमने उसे नौकरानी जैसी जिंदगी दी, और अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो अच्छा कमाने लगी है, तुम्हें वो बेटी जैसे ही लगने लगी। गीता के चेहरे पर शर्म, गुस्सा और बेकाबू तिलमिलाहट एक साथ झलक उठी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। समझ ही तो गया हूं, बहुत अच्छी तरह। तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है गीता, इंसान नहीं। अनिल की आवाज दर्द से भरी थी, इतना कि अवनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अब समझ आया मॉम, आपने रिया से ये सब क्यों कहा। आप गलत है मॉम, बहुत गलत।
गीता के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। अपनी ही बेटी की नाराजगी। वो चंद पलों के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उससे सब कुछ एक ही झटके में छिन गया हो। इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। सबके सब इस गौतम की वजह से हुआ है, सब कुछ। गुस्से, बेबसी और शर्म का मिक्स्ड इमोशन उसके वर्ड्स में उभर रहा था। उसने एक झटके में अपना पल्लू ठीक किया और बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। उसके कदमों में तड़प थी जैसे वो पूरे घर को अपने कदमों से रौंद देना चाहती हो। रिया वहीं खड़ी रह गई, आंखें नम, होंठ कांपते हुए। गीता के हर इंटेंशन ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रिया, आई एम सॉरी। मॉम की वजह से तुम्हें इतना टॉलरेट करना पड़ा। तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए। अवनी की आंखें भर आईं। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया, उसे धीरे से दबाया जैसे कोई दर्द बांट रही हो। अनिल आगे बढ़ा और अपने हाथ से रिया के सिर को हल्के से सहलाया। उसकी आवाज में पिता जैसा स्नेह था, शांत, भरोसेमंद, दिल को छू लेने वाला। ध्यान रखना बेटा, ये घर तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जब भी जरूरत हो इस घर के दरवाजे को अपने लिए खुला समझना। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अवनी और अनिल दोनों को कसकर गले लगा लिया। कमरे में इमोशंस का सैलाब टूट चुका था। थैंक्स सबके लिए। फिर वो धीरे धीरे गौतम की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे वो हर कदम के साथ खुद को संभाल रही हो। गौतम ने बस शांत होकर उसे देखा। रिया उसके सामने आकर रुक गई। गुड बाय गौतम। उसकी आवाज हल्की थी पर इमोशन से भरी हुई। रिया ने उसे गले नहीं लगाया, बस एक हल्की सी स्माइल के साथ अलविदा कहा। ऑल द बेस्ट रिया, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। गौतम की स्माइल स्टडी थी, जैसे वो अंदर से सब समझ रहा हो पर बाहर कुछ भी शो नहीं कर रहा हो। रिया ने एक आखिरी बार सबको देखा और फिर धीरे धीरे बाहर चली गई। उसके हर कदम में उदासी थी पर साथ ही एक नई शुरुआत की हिम्मत भी। उसके जाते ही हॉल फिर से खामोश हो गया। अनिल और अवनी की आंखें नम थीं। उन्हें रिया की कमी महसूस हो रही थी। पता नहीं गीता कब सुधरेगी। इतना कहकर अनिल भारी कदमों से अपने रूम की ओर चला गया। उसकी पीठ पर थकान और निराशा दोनों झलक रहे थे। गौतम अभी भी वहीं चेयर पर बैठा था, शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे रिया के जाने का कोई असर उस पर ना हुआ हो। तभी अवनी धीरे से उसके पास आई। गौतम, रिया की जॉब तुमने ही लगवाई थी ना? गौतम ने अपनी नजरें उससे हटाकर दूर कहीं टिका दी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसे क्या कहना है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रिया को जॉब उसकी खुद की काबिलियत से मिली है। इतना कहकर गौतम उठकर अपनी रूम की ओर चला गया। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक स्थिरता, एक अजीब सी चुप्पी थी। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई, एक सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल। उसे यकीन था गौतम झूठ बोल रहा था। रिया की जॉब उसी ने लगवाई थी। और फिर अचानक अवनी की आंखों में गिल्ट तैर गया। गौतम सबके बारे में कितना सोचता है और एक मैं हूँ जो उससे सच छुपाकर उसे धोखा दे रही हूँ। सुबह की धूप हल्की सी सुनहरी परत बनाकर शहर की बिल्डिंग्स पर फैल रही थी, पर गौतम के मन में कोई रोशनी नहीं उतर रही थी। रात की घटनाएं, प्रियंका का वो अचानक गायब हो जाना, सब कुछ अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। गौतम अपनी कार से उतरकर सिद्धा फार्मा की बिल्डिंग में एंटर हुआ। जब वो अपने ऑफिस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, प्रियंका आ गई? नो सर, आज प्रियंका मैम नहीं आई हैं। गौतम की आंखों में बेचैनी और कसकर धड़कने लगी। वो सीधे अपने चैम्बर में गया और डोर बंद कर दिया। एक गहरी सांस ली, पर उस सांस से बेचैनी कम होने की जगह और गहरी हो गई। उसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली। रात की यादें फिर से फिल्म की तरह चलने लगी। गौतम की उंगलियां टेबल पर रेस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने फोन उठाया और सीधे फिरोज का नंबर डायल कर दिया। फिरोज, प्रियंका के बारे में कुछ पता किया? कुछ भी? गौतम की आवाज काम थी पर अंदर का तनाव बिल्कुल साफ था। नहीं गौतम साहब, मैं कल रात से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। गौतम के माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। सीसीटीवी तुमने सभी चेक किए? हाँ साहब, हर जगह के, सिटी के जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं सब चेक किए। प्रियंका किसी भी कैमरे में नहीं दिखी। एक में भी नहीं? सर,
लास्ट टाइम वो शाम के टाइम अपने घर के पास वाले ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी में दिखी थी। उसके बाद जैसे हवा में गायब हो गई। गौतम का दिल एक सेकंड के लिए जैसे रुक गया। वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ और अपने चैम्बर में चहलकदमी करने लगा। फिरोज की आवाज स्पीकर पर गूंज रही थी, पर गौतम का दिमाग एक कंप्लीटली डिफरेंट जोन में जा चुका था। फिरोज, सर्च को और वाइड करो। प्रियंका का पता लगाना बहुत जरूरी है। तभी पीछे से अवनी का कॉल आने लगा। एक पल के लिए गौतम की सांस अटक गई। इस टाइम पर अवनी का कॉल अनयूजुअल था। घर में सब ठीक होता तो वो ऑफिस आवर्स में डिस्टर्ब नहीं करती। एक पल के लिए गौतम ने दोनों कॉल्स को देखा। उसने फिरोज की कॉल काट दी और तुरंत अवनी का कॉल पिक कर लिया। हाँ अवनी, सब ठीक है? फोन की दूसरी तरफ से अवनी की कांपती हुई आवाज आई। गौतम, वो पापा। बस 2 शब्द, लेकिन वो शब्द मानो गौतम की नसों में बर्फ जैसे उतर गए। क्या हुआ पापा जी को अवनी? गौतम की आवाज ऑलमोस्ट कांप रही थी। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। और इतना कहकर अवनी ने कॉल काट दिया। गौतम एकदम फ्रीज हो गया। चैम्बर की दीवारें जैसे अचानक सिकुड़कर उसके आसपास आ गई हूं। गौतम की पकड़ फोन पर कस गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी और यहीं उसका पूरा अंदरूनी संतुलन टूटता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर अनिल किस मुसीबत में पड़ गया था? कहीं उसकी वजह गीता तो नहीं थी? क्या गौतम प्रियंका तक पहुंच पाएगा?